तो आज अपन सेबी एक्ट के अंदर एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये क्या होता है सबसे पहले ये अपन जानेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद अपन शुरू करेंगे रेगुलेशंस। ठीक है, जैसा कि अपन ने ये लास्ट पॉइंट के अंदर देखा था, पावर टू मेक रेगुलेशंस बाय बोर्ड, यानी कि सेबी के पास इतनी पावर है कि वो अपनी पावर को यूज़ करके कितने भी रेगुलेशंस बना सकती है। ठीक है, तो वही रेगुलेशंस अपन को पढ़ने रहेंगे। अपने कोर्स में 4 रेगुलेशंस दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, पर अपने कोर्स में 4 ही रेगुलेशंस दे रखे हैं। तो वो आखिर जो रेगुलेशंस बनाए सेबी ने, वो इसी पावर को यूज़ करा है। 10th पॉइंट में दे रखा है ना कि सेबी को पावर दे रखी है कि वो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है। तो सेबी ने इसी पावर को यूज़ करके रेगुलेशंस बनाए और फिर अपन को यही पढ़ना रहेगा। तो ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अपने सेबी एक्ट के अंदर, उसके बाद शुरू हो जाएंगे रेगुलेशंस। तो अपन इस टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है? पूलिंग ऑफ फंड्स अंडर एनी स्कीम विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विथ बोर्ड। आपने एक म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, लोगों से पैसा लिया जाता है, पूलिंग ऑफ फंड्स, पैसा को इकट्ठा करा जाता है। कोई स्कीम बताते हैं म्यूचुअल फंड वाले कि हमारे पास ये स्कीम है, इसमें आपको ये रिटर्न मिलेगा, विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद बोर्ड। यहाँ बोर्ड का क्या मतलब है? सेबी, यानी कि कोई कोई जना ऐसी स्कीम चला रहा है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, जैसे ही ऐसा कोई पर्सन है वो ऐसी स्कीम चला रहा है, लोगों से फंड्स इकट्ठा करता है किसी स्कीम में, और वो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड भी नहीं है वो स्कीम, एंड इन्वॉल्विंग अ कॉर्पस। टोटल कॉर्पस का क्या मतलब होता है? टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक 100 करोड़ और मोर, यानी कि 100-200 रुपए वाले लोग नहीं चलेंगे कि 100-200 रुपए किसी ने कलेक्ट करे और वो जना रजिस्टर्ड नहीं, उस पर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। CIS, ये CIS कब एप्लीकेबल होगा? जब आप लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हो। कितना इकट्ठा कर रहे हो? या तो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हो तब आप, और आप रजिस्टर्ड भी नहीं हो सेबी के पास, तब आप आओगे डीम टू बी CIS, तब आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के दायरे में आओगे। ठीक है, अब जैसा म्यूचुअल फंड में आता है होता है वैसी कंडीशन इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या हो रही है? कंट्रीब्यूशंस आर पूल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम। लोगों से पैसा इकट्ठा करा जाता है और वो स्कीम के अंदर यूटिलाइज करा जाता है। ठीक है, सेकंड, इन्वेस्टर इन्वेस्ट विद अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट्स। म्यूचुअल फंड में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि उनको प्रॉफिट मिले। ऐसे ही ये स्कीम भी है, मतलब ऐसे ही कोई पर्सन स्कीम चला रहा है। ठीक है, तो उसमें भी लोग इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड, इन्वेस्टमेंट मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड में लोग नहीं करते, अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट को मैनेज कौन करता है? इन्वेस्टर लोग थोड़ी ना करते हैं, वो तो एक पैसा दे देते हैं म्यूचुअल फंड वाले लोगों को। ठीक है, पर बाद में म्यूचुअल फंड वाले लोग ही फिर उसमें एक पर्सन को देते हैं मैनेजर, फिर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ, इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डे टू डे कंट्रोल। इन्वेस्टर्स के पास इसमें कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, अल्टीमेट कंट्रोल तो जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास होता है। ठीक है, तो ये ऐसी सेम स्कीम कोई चला रहा है तो वो आ जाएगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के दायरे में। कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, वो लोग इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, पहला, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर ऐसा काम कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है और वो रजिस्टर्ड है तो वो इस स्कीम में नहीं आएगी। डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय NBFC, वो भी नहीं आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पेंशन स्कीम में ऐसा हो रहा है तो भी नहीं होगा। फोर, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करा जा रहा है तो वो भी इसमें एक्सक्लूड करा गया। फिफ्थ है, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय निधि। सिक्स्थ है, चेट बिजनेस। इसमें क्या होता है, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और लोगों में ही बांट दिया जाता है, लोन दे दिया जाता है। ठीक है, सब लोग इकट्ठा करते हैं। सेवन, सब्सक्रिप्शन टू म्यूचुअल फंड, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो तो मैंने एग्जांपल दिया था म्यूचुअल फंड का ताकि आप इसको रिलेटेबल कर सको, पर इसका एक्सेप्शन है म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड पर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कोई कर रहा है म्यूचुअल फंड जैसा कोई कर रहा है और वो रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के पास और उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, लोगों से, तो वो, तो उस पर ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। एट्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है तो फेयर होगा वो काम, तो इसलिए वो भी, उस पर भी CIS एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बस ये अपन को इतना से ही दे रखा और इतने ही अपने लिए रिलेवेंट एग्जाम पर्पज़ के लिए। अब अपने शुरू हो जाते हैं रेगुलेशंस। ठीक है,
तो सबसे पहले सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। एलओडीआर का क्या मतलब होता है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। यानी कि आज की दुनिया में अगर किसी भी कंपनी को लिस्टिंग करनी है, ठीक है, अपने स्टॉक एक्सचेंज पर किसी कंपनी को लिस्ट होना है, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे कि एक पेटीएम है, आज तो लिस्ट हो चुका है पर पहले नहीं था। तो पेटीएम को अगर लिस्ट होना है तो उसको एनएसई पर लिस्ट होना है, बीएसई पर होना है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। देखो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तो दो ही, एनएसई बीएसई पर। आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा असली में स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत सारे हैं, पर जो रिकॉग्नाइज्ड है वो सिर्फ दो ही है, ठीक है। तो अगर पेटीएम को लिस्ट होना है तो इस एनएसई पे लिस्ट होगा तो उसका एग्रीमेंट अलग होगा, बीएसई, इन सब के लिए अलग अलग एग्रीमेंट। ये सब स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे पेटीएम कंपनी को, तो पेटीएम कंपनी परेशान हो जाएगी कि भैया हम इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कैसे फुलफिल करें, ये एग्रीमेंट भी बहुत बड़े होते हैं, लंबे पेजेस के होते हैं। तो अभी हुआ क्या, इस सेबी ने क्या करा, ये सारे एग्रीमेंट्स को अलाइन करा, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक पेटीएम ने, अब सेबी ने क्या करा यहाँ कर, अब सेबी ने बोला कि अगर पेटीएम जैसी कंपनी को, किसी भी कंपनी को लिस्ट होना है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो हम सेबी वाले लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा फॉर्म हम अपना एग्रीमेंट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। 2015 के अंदर ये रिलीज हो गया था, उन्होंने क्या करा, अपना एग्रीमेंट रिलीज करा। अब अगर पेटीएम जैसी कंपनी अपना वो सेबी का एग्रीमेंट को फुलफिल कर देती है तो फिर ये इनके लिए एनएसए में सिर्फ साइन करना ही रह जाएगा। जो भी पेटीएम के लोग हैं उनको लिस्ट करना है, अपनी कंपनी को लिस्ट करना है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उनको सिर्फ इन एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज़ वो अलाइन हो चुकी है। यानी कि एक इकट्ठा करके एक मतलब कॉमन बना दिया सेबी ने एग्रीमेंट कि हाँ भैया ये होता है, तो सिर्फ हमारा एग्रीमेंट को, सेबी वाला एग्रीमेंट कंपनी अगर फुलफिल कर दे तो भी चलेगा, फिर इन एग्रीमेंट पर तो सिर्फ साइन करना रह जाएगा, क्योंकि सेबी ने ऑलरेडी ये सारी बातों को ध्यान रख के सिर्फ अपना एक एग्रीमेंट बना दिया, ठीक है। तो अभी एप्लीकेबिलिटी किस पर है? लिस्टेड एंटिटी विच इज लिस्टेड एनी सिक्योरिटी ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इस रेगुलेशंस का किस पर एप्लीकेबिलिटी रहेगा? ऐसे लिस्टेड एंटिटी जिन्होंने कोई भी, अपन 6 सिक्योरिटी पढ़ेंगे, उनमें से कोई सी भी सिक्योरिटी अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर रखी है तो उनको ये एलओडीआर रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा, ठीक है। पहला, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड, एसएमई छोटी कंपनियों के लिए होता है, ठीक है, आज उनके लिए होता है। और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, इसमें आप लोग नहीं कर सकते, इसमें बैंक वगैरह ये लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है, अपन जिसमें करते हैं वो होता है मेन बोर्ड, ठीक है, जिसमें आमतौर पर लोग करते हैं, ठीक है। सेकेंड, नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटीज, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है। फोर्थ, सिक्योरिटाइज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी रिसिप्ट। सिक्स है, यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो उन सब के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अब अपन देखते हैं की फीचर्स ऑफ एलओडीआर देखते हैं। पहला, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए भैया, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, मिनिमम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, और एक होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। यानी कि आप ये अपना एग्रीमेंट बता रहे हैं कि हाँ भैया हमको पेटीएम जैसे कंपनी लिस्ट होनी है तो पेटीएम कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर हमको चाहिए, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, मिनिमम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया इन्होंने। अगर कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 टोटल डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स हमको चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और अगर कंपनी का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अदरवाइज है तो हाफ ऑफ टोटल डायरेक्टर्स भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे वो डिपेंड करेगा चेयरमैन कौन सा है, नॉन एग्जीक्यूटिव है या अदरवाइज है। इसमें एक और बात लिख रखी है, बट इफ इट इज प्रमोटर ऑफ कंपनी, कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और साथ में क्या बता रखा है वो प्रमोटर भी है कंपनी का, रिलेटेड टू प्रमोटर, ठीक है। रिलेटेड टू प्रमोटर यानी कि मुकेश अंबानी की जगह आकाश अंबानी, वो रिलेटेड हो गया प्रमोटर। पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
और 1 लेवल बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उसने मैनेजरियल पोजीशन पर होल्ड कर रखा है, तो फिर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए हाफ ऑफ टोटल डायरेक्टर्स। टोटल डायरेक्टर्स कंपनी में 10 है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 5 चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ थोड़ी सी कंडीशन टाइट कर दी, क्योंकि अगर चेयरमैन प्रमोटर है तो थोड़ा हो सकता है बाइसनेस इन्वॉल्व नहीं हो, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बता रखा है। एज लिमिट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए बता रखा है मैक्सिमम एज है 75 ईयर्स। वापिस से वो रीअपॉइंट हो सकता है अगर कंपनी ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दे तो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अब एक पर्सन है वो कितनी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, तो लिस्टेड कंपनी लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में बता रखा है मैक्सिमम 7, उससे ज़्यादा मोर देन 7 चाहिए तो उस नहीं बन सकता, ठीक है, उस डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटीज़ में। ये किस में बता रखा है, सेबी एलओडीआई रेगुलेशंस में बता रखा है, ठीक है। सेकंड, अ पर्सन कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज़, यानी कि एक पर्सन डायरेक्टर या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 से ज़्यादा लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर नहीं बन सकता था। ऑल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड एंटिटीज आर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन नॉट मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटीज। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस का तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्व कर सकता है मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर वो, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। 3 से ज़्यादा कंपनियों के अंदर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन बता रखे और नंबर ऑफ मेंबरशिप, अ पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ बोर्ड, ठीक है। एक पर्सन कितनी कमेटी के अंदर मेंबर बन सकता है, तो उसका जवाब है 10, ठीक है। अपन ने पढ़ा था ना ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, एनआरसी कमेटी, तो कितनी कमेटी का एक पर्सन मेंबर बन सकता है, मैक्सिमम 10। अ पर्सन शैल बी चेयर पर्सन, अब उस कमेटी का चेयर पर्सन वो कितने में बन सकता है, मैक्सिमम 5, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 कंपनी के अंदर वो उस कमेटी का चेयरपर्सन बन सकता है, ठीक है। नोट लिख रखा है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी की तो बात हो रही है, वेदर लिस्टेड और नॉट एक्सक्लूड करनी है। ये लिमिट को कैसे कैलकुलेट करोगे वो बता रखा है, यानी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी का कमेटी है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी के अंदर वो कमेटी का हिस्सा है, तो उसको इंक्लूड मत करना इस 10 के अंदर। फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, हाई वैल्यू डेब्ट लिस्टेड एंटिटीज, उनको इंक्लूड मत करना, ठीक है। किसको इंक्लूड करोगे, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, अगर वो अनलिस्टेड है तो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जिन्होंने अपना वो डेब्ट डिबेंचर को लिस्ट करा रखे स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है। सेकेंड नोट टू में बता रखा है फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट कमेटी, या इधर जो बात हो रही है वो ऑडिट कमेटी या स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ चेयरपर्सन में अपन ने देखा था ना मेंबर में कि वो चेयरपर्सन मैक्सिमम 5 में बन सकता है, तो ये 5 मैक्सिमम कौन से होंगे, ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी में ही देखना है, एनआरसी कमेटी में देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 कमेटी को ही इधर इंक्लूड करा है, जब आप कैलकुलेशन करो तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी कंपनी ऑफ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। अब मान लो रिलायंस कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी है, वो कोई गंदा काम करते तो मार्केट में रिलायंस की इमेज खराब हो जाएगी, तो इसलिए बता रखा है कि हाँ भैया सब्सिडरी कंपनी के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस टू मैनेज कंपनी, ठीक है। यानी कि आज रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, ठीक है। अब वो सिर्फ लॉ का कंप्लायंस करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि उसको टाटा कंपनी सिर्फ सीएसआर की कंडीशन फुलफिल कर रही है, मतलब उसमें बता रखा है कि आपको मिनिमम 2% तो खर्च करना ही है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इतनी अच्छी कंपनी टाटा, रिलायंस, एचयूएल, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इतना अच्छा मार्केट में नाम है, तो वो सिर्फ 2% नाम के लिए कई कंपनी सेट में दे रखा है कि बोनस इतना मिनिमम इतना देना है, और टाटा कंपनी सिर्फ उतना ही मिनिमम जितना कंपनी सेट में दे रखा है उतना ही दे रहे हैं, और टाटा कंपनी सिर्फ रूल्स में कंपनी सेट में दे रखा है कि 4 मीटिंग करनी है कम से कम, तो वो सिर्फ 4 ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और वो इतनी अच्छी कंपनी है, ठीक है, देश विदेश में नाम है, तो उनको क्या करना है, सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज़ का कंप्लायंस नहीं करना है,
उनको वाकई में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ध्यान देना है, यानी कि अच्छा गवर्नेंस बनाना है। यानी कि उनको ऐसा करना है, देखो 4 मीटिंग करेंगे तो लोग का तो कंप्लेंस हो जाएगा, पर डायरेक्टर्स लोग जितने ज़्यादा मिलेंगे तो वो उतने अच्छा कंपनी की ग्रोथ होगी। तो ऐसा नहीं है, तो उनको इसमें बता रखे कि उनको गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तभी कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। अब इसमें बता रखा है कि सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, जो भी लिस्टेड कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसके बारे में यह बात करेंगे। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी, यानी कि सब्सिडरी कंपनी में क्या करना है, जो भी लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दो सब्सिडरी कंपनी के अंदर भी काम करना चाहिए, ठीक है। और मटेरियल अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी, अब कोई सब्सिडी कंपनी जैसे रिलायंस की बहुत सारी सब्सिडी है, कुछ तो इमटेरियल होगी कुछ मटेरियल होगी, तो कैसे डिसाइड करना है कौन सी मटेरियल है। सब्सिडरी हुज टोटल इनकम एक्सीड्स 20% ऑफ लिस्टेड एंटिटी, यानी कि रिलायंस की सारी सब्सिडी को मिलाकर सिर्फ उस जिस पर ये एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं उस सब्सिडी को छोड़ना है, ठीक है। उसकी टोटल इनकम निकालनी है मेन कंपनी की, उसका 20% से ज़्यादा अगर वो सब्सिडी से आता है तो फिर उस पर ही एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में बता रखा है मैनेजमेंट ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी शैल ब्रिंग नोटिस टू बोर्ड ऑफ लिस्टेड एंटिटी all significant transactions entered by subsidiary which exceeds 10% of income expense asset liability of unlisted subsidiary, ठीक है। यानी कि वही बता रखे कि सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स जो सब्सिडरी कंपनी करती है 10% से ज़्यादा, तो उनको भी चेक करना है कि भैया मेन कंपनी जैसे रिलायंस को चेक करना है कि उसकी सब्सिडरी का कोई मेजर एक्सपेंस है 10% से ज़्यादा, तो उसको चेक करना है, ठीक है, कहीं गलत काम नहीं करते सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। Third, a listed entity shall not dispose shares of unlisted material subsidiary to less than or equal to 50% without passing SR, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी को अपनी सब्सिडी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अपना वो डिस्पोज कर दें जाए सब्सिडी का जो भी शेयर्स है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 50%, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी कि इतना तो उनको मेंटेन करना ही पड़ेगा उसका शेयर अपने पास, ठीक है। कम से कम 50% तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा कर सकते हैं पर 50% से कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट पासिंग एसआर, ठीक है, विदाउट पास, तो ऐसा पास करना पड़ेगा अगर वो लिस्टेड एंटिटी डिस्पोज करना चाहती है अपनी मटेरियल सब्सिडरी के शेयर्स, ठीक है। नो स्पेशल रिसोल्यूशन रिक्वायर्ड, कुछ केस के अंदर स्पेशल रिसोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। पहला, अगर इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर उसको रिसोल्यूशन प्लान को अप्रूव करा है। सेकेंड, इवेंट डिस्क्लोज टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 डे ऑफ रिसोल्यूशन प्लान बीइंग अप्रूव्ड। तो फोर्थ पॉइंट अपन को बता रखा है सेलिंग लीसिंग ऑफ एसेट्स टू मोर देन 20% ऑफ एसेट्स ऑफ मटेरियल सब्सिडरी रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डिंग बाय वे ऑफ शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रिसोल्यूशन, यानी कि वही कंपनी अगर अपना एसेट्स को सेल करना चाह रही है और वो मेन कंपनी के 20% ऑफ एसेट से ज़्यादा है तो उसको एक बार प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, बाय वे ऑफ स्पेशल रिसोल्यूशन। कुल मिलाकर सार इतना ऐसा है कि सब्सिडरी कंपनी नाम खराब नहीं करे अपनी मेन कंपनी का, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिलायंस कंपनी तो अच्छा काम कर रही है उसकी सब्सिडरी बुरा काम कर रही है, फ्रॉड कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उस पर्पज़ से हिसाब से बनाया गया है, ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ अपने लिए रिलेवेंट आ रही है वो है क्वार्टरली कंप्लेंसेस, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी लिस्टेड एंटिटी उनके लिए बता रखे कि उनको ये चीज़ ये रिटर्न है फाइल करनी है। पहला, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि हाँ भैया आज बजाज कंपनी है तो उसके पास कोई ग्रीवेंस इन्वेस्टर लोग शेयर होल्डर्स लोग कोई बोलते होंगे कि हाँ भैया ये दिक्कत आ रही है, तो उनको सॉल्व करा नहीं करा ये सारी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी सेबी के पास। अब कितना टाइम पीरियड बता रखा है, विद इन 21 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर एंड होगा उसके विद इन 21 डेज ये फाइल सेंड करनी पड़ेगी सेबी के पास हर एक कंपनी को, ठीक है। अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, ये सारी क्वार्टरली कंप्लायंसेस की कंप्लायंस किस पे, मतलब लिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल है, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी वो अपन ने देख ही लिया था। अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, ये रिपोर्ट भी फाइल करनी है विद इन 21 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर
holding of specified securities and shareholding pattern within 21 days from end of quarter और 1 day prior to listing। जब कंपनी लिस्टिंग होती है तो उसे एक दिन पहले बताना पड़ता है कि हाँ भैया किसके पास कितने शेयर्स है। विद इन 10 डेज से शेयर कैपिटल चेंज एक्सीडिंग 2%, यानी कि बीच में कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है तो उसमें किसी के पास 2% से ज़्यादा शेयर कैपिटल जा रही है तो उसका 10 डेज के अंदर ये फाइल को रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है, हर कंपनी को फाइनेंशियल रिजल्ट्स की फाइल सेंड करनी पड़ती है विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर। ठीक है, हर 45 डेज के अंदर जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ उसके विद इन 45 डेज के अंदर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स ये सारी फाइलें को रिपोर्ट करना पड़ता है ताकि कंपनी सही से काम कर रही है ये सभी चेक कर सके। एनुअल ईयरली कंप्लायंसेस। ठीक है, अब एनुअल कंप्लायंस बता रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद ऑडिट रिपोर्ट विद इन 60 days from end of financial year। जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके विद इन 60 days फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने। सेकेंड, एनुअल रिपोर्ट नॉट लेटर देन डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, यानी कि जिस दिन एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे, ठीक है, उससे पहले एक बार ये फाइल हो जानी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है चेंजेस इन एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, अब मान लो कोई मीटिंग के अंदर एनुअल रिपोर्ट में चेंजेस होते हैं तो फिर क्या होगा, विद इन 48 आवर्स ऑफ एजीएम ये कंपनी को फाइल करने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट में बता रखा है कि कंपनी एनुअल रिपोर्ट ये सिक्योरिटी होल्डर्स के पास जा रही है, ठीक है, मीटिंग में जाएगी तो विद 21 डेज बिफोर मीटिंग ये फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइलिंग की डेट बता रखी, इसमें और कुछ नहीं बता रखा। उसके बाद आता है प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, इंटीमेशन करना पड़ेगा आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट डैश बिफोर मीटिंग एक्सक्लूड डेट ऑफ इंटीमेशन एंड मीटिंग। ठीक है, यानी कि जो भी कंपनी काम कर रही है इनमें से अब भी अपन आगे देखेंगे वो सारी बातें जब भी मीटिंग होगी तो कंपनी को जैसे कि 2 वर्किंग डेज कम से कम 2 दिन पहले इंटीमेट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, पहला कौन सा है, पहले लिमिटेड 2 वर्किंग डेज कम से कम 2 दिन पहले बताना पड़ेगा किसको, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। अगर कंपनी मीटिंग कर रही है और उसमें ये डिसाइड कर रही है प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, कंपनी वॉलंटरी डीलिस्टिंग चाहती है या फिर फंड रेसिंग फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर एडीआर जीडीआर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, उससे कंपनी फंड रेज करना चाहती है और उसके लिए कंपनी मीटिंग कंडक्ट करी है तो कम से कम 2 दिन पहले, जिस दिन मीटिंग है उससे 2 दिन पहले इंटीमेट करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। डिक्लेरेशन रिकमेंडेशन टू डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, कंपनी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ का इशू करना चाहती है। सेकेंड लिमिट है 5 डेज, अब कम से कम 5 दिन पहले बताना पड़ेगा अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स का केस है। थर्ड पॉइंट में बता रखा है 7 वर्किंग डेज नोटिस ऑफ रिकॉर्ड डेट, कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस करना चाहती है। ठीक है, कब होता है ये, डिविडेंड के केस में होता है, बोनस के केस में होता है रिकॉर्ड डेट, तो कंपनी लोगों को बताने से पहले एक बार आरएसई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा, 7 दिन पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 7 दिन पहले। ठीक है, कंपनी से 8 दिन पहले बता सकती है, 15 दिन पहले बता सकती है। ठीक है, पर कम से कम इतना टाइम गैप तो रखना ही है। फोर्थ पॉइंट में बता रखा है 11 वर्किंग डेज का, कौन सा केस है, अल्टरेशन एंड सिक्योरिटीज राइट्स ऑफ होल्डर। ठीक है, कंपनी को सिक्योरिटीज़ के अंदर चेंज करना चाहती है जिससे होल्डर के राइट्स पर अफेक्ट होगा, या फिर ऑल्टरेशन ऑफ डेट ऑन विच इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स और रिडीमेबल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स विल बी गिवन। जिस दिन डिबेंचर होल्डर्स का रिडम्पशन उनको इंटरेस्ट मिलने वाला था वो कंपनी डेट चेंज कर रही है तो ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा 11 वर्किंग डेज। चेंज इन वेबसाइट है, अगर कंपनी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ भी कंटेंट हटा रही है वेबसाइट से तो विद इन 2 वर्किंग डेज के अंदर ये बात रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बता देनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें क्या है, इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट। अब कंपनी जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंस करेगी वो सब बताना पड़ेगा। क्वार्टरली और एनुअल दोनों के केस में टाइम लिमिट है। क्वार्टर के केस में विद इन 15 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर, और एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट कंपनी फाइल कर रही है तो कम से कम विद इन 6 मंथ के अंदर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी को फाइल करना है। ठीक है। अब एक अगर कंपनी कोई मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांसेक्शन कर रही है तो वो भी बताना पड़ेगा। अब इधर मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांसेक्शन किसको बोला गया है, कोई 1000 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांसेक्शन हो या फिर कंपनी जो भी लिस्टेड एंटिटी है उसका 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, दोनों में से जो कम होगा वो लिमिट मानी जाएगी। उससे ज़्यादा का कंपनी कोई ट्रांसेक्शन करती है रिलेटेड पार्टी के साथ तो उसको बोल दिया जाएगा मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांसेक्शन, और वो भी बताना पड़ेगा। ब्रांड यूसेज और रॉयल्टी के केस में कब माना जाएगा, मान लो कोई कंपनी की रिलेटेड पार्टी हो, उसके साथ कंपनी कोई ट्रांसेक्शन करती है, ब्रांड उसका यूज़ कर रही है, रॉयल्टी के फॉर्म में पेमेंट कर रही है, तो अगर वो अमाउंट 5% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर लिस्टेड एंटिटी के उससे ज़्यादा है तो कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, और इस केस में ऑडिट कमेटी का एक बार अप्रूवल भी लेना पड़ेगा अगर कंपनी इस लिमिट को क्रॉस कर जाती है और ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होता है। तो नोट, एवरी लिस्टेड एंटिटी shall submit secretarial compliance report to stock exchange within 60 days from end of each financial year। हर लिस्टेड एंटिटी को सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी पड़ेगी विद इन 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके विद इन 60 डेज में भेजना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब इसमें एलओडीआर रेगुलेशंस में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट्स बता रखी है। तो यहाँ अपन एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे एलओडीआर और एक अपन पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में आखिर क्या रिक्वायरमेंट अलग है। कंपनीज एक्ट की ये है, एलओडीआर की ये है। ठीक है। इसमें बता रखा एप्लीकेबल है और सारी लिस्टेड कंपनी को। वहीं अपन ने देखा था कंपनीज एक्ट में लिस्टेड कंपनी के साथ साथ अनलिस्टेड कंपनी में भी एप्लीकेबल होता है अगर ये लिमिट एक्सीड हो जाए तो। मिनिमम डायरेक्टर्स दोनों में सेम है, 3-3। ठीक है। दोनों एलओडीआर रेगुलेशंस और कंपनीज एक्ट दोनों में सेम बता रखा है कि कम से कम मिनिमम डायरेक्टर्स इतना होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चेंज है एलओडीआर में 2/3 चाहिए और सेक्शन 177 में चाहिए मेजॉरिटी। ठीक है। तो इनमें से दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा रियल लाइफ में वो फॉलो होता है। ठीक है। जैसे कि मान लो इधर मिनिमम डायरेक्टर्स 4 होते हैं तो अपन जो प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट कमेटी होती है उसको 4 मिनिमम डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी में रखने पड़ते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ बता रखा है कि सारे जन पढ़े लिखे होने चाहिए, तो बस इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि रियल लाइफ में यही फॉलो होगा। चेयरपर्सन कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए चेयरपर्सन और वो प्रेजेंट होना चाहिए एजीएम के अंदर। ठीक है। सेक्रेटरी कौन होगा, सीएस होगा या कोई, ये सारी बातें इधर कुछ नहीं दे रखी थी। मीटिंग्स यहाँ बता रखा है कि ऑडिट कमेटी को भी साल में कम से कम 4 बार मीटिंग कंडक्ट करने की ज़रूरत है और गैप 120 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्वारम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कम से कम 2 प्रेजेंट होने चाहिए और 2 और 1/3 विच एवर इज हायर। ठीक है। वही 1/3 ऑफ टोटल विच एवर इज हायर। ठीक है। एडिशनल रिक्वायरमेंट कितनी थी, मे इन्वाइट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स इन मीटिंग। अब अगर ये लोग चाहें तो किसी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स को भी मीटिंग के अंदर बुला सकते हैं ताकि कंपनी और अच्छे से परफॉर्म करे। तो ये अपन ने डिफरेंस देख लिया। ठीक है। नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक आता है जिसके साथ ही अपना पहला रेगुलेशंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो जो इसमें बता रखा है ऑडिट कमेटी, एनआरसी और एसआरसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है। वहाँ आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा, यहाँ अलग लिमिट दे रखी है तो आपको इस हिसाब से ये भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पर नहीं है, जो एप्लीकेबल होती है टॉप 1000 कंपनीज को। जो भी लिस्टेड टॉप 1000 कंपनीज हैं उनको रिस्क मैनेजमेंट कंपनी रखनी पड़ती है। ठीक है। अब नंबर ऑफ मेंबर्स बता रखें ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3 होनी चाहिए। चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मीटिंग वो ऑलरेडी देख चुके हैं, क्वारम अपन देख चुके हैं। ठीक है। एडिशनल रिक्वायरमेंट के एटलीस्ट 1 मेंबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज होना चाहिए। एनआरसी में बता रखा है कम से कम
3 मेंबर्स चाहिए जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। और ये कम मिनिमम मेंबर्स एसआरसी में 3 चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में बता रखा मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50% होने चाहिए। एनआरसी के केस में एसआरसी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो भी चलेगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। चेयरपर्सन इन दो में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चल जाएगा। एसआरसी में होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और यह होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीटिंग इन तीनों केस में साल में एक बार करोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा करोगे तो बहुत अच्छा, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। कम करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। क्वारम इधर चेंज है। एनआरसी के केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए कम से कम एक, और 2 और 1/3 ऑफ मेंबर्स विच एवर इज हाई वो हो जाएंगे इधर क्वारम, ठीक है। उसमें बता रखा है कि कम से कम एक जना तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। क्वारम तो बता रखा है 2 और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है। तो दोनों में से जो हाई होगा, ठीक है, पर उसमें एक जने को इंक्लूड करना है, वो होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इधर कोई लिमिट नहीं, अच्छी बात है। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या बता रखी है, जो एनआरसी का चेयरपर्सन होगा, जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो एनआरसी का चेयरपर्सन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो अपना खुद रेम्युनरेशन डिसाइड कर लेगा, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर रखा है। ये ऑलरेडी अपन मैंने बताया था, इसका रीज़न कंपनीज एक्ट के अंदर डिटेल में, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में एडिशनल रिक्वायरमेंट में बता रखा है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो नॉन डायरेक्टर है वो भी इस कमेटी के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन 3 और रेगुलेशंस पढ़ेंगे, उसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो। बहुत ही चार्ट फॉर्म में पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता भैया कोई दिक्कत होनी चाहिए।